कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। मींस कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट की है और एक स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म्ड है। इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल। प्रूव्ड बाय मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल। कब? इन 1958। हाँ बेटा, 1958 में उन्होंने क्या किया? कैरिड देयर एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चुना? ई कोलाई बैक्टीरिया को चूज किया। ये एक्सपेरिमेंट उसने कैसे कैरी किया? तो सबसे पहले दे ग्रू ई कोलाई बैक्टीरिया in a culture media containing heavy nitrogen, यानी जो अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडिया में लिया उसमें नाइट्रोजन जो है वो कौन सा था? हैवी था। तो कल्चर मीडिया जो है जिसके अंदर क्या था? अमोनियम क्लोराइड विद हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इंस्टीड ऑफ किसकी जगह पे? नॉर्मल यानी लाइट आइसोटोप की बजाय लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के 14 आइसोटोप की बजाय क्या ले दिया? नाइट्रोजन 15 आइसोटोप ले दिया, जो हैवी आइसोटोप है। ठीक बेटा, क्यों लिया ऐसा? ऐसा इसलिए लिया बेटा सो दैट न्यूली फॉर्म्ड और हाइब्रिड डीएनए कैन बी distinguished from parental or heavy DNA when centrifuge against cesium chloride कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर सेंट्री सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट।
सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, बेटा सीजियम क्लोराइड जो है ये एक सीजियम और क्लोरीन का बना हुआ कंपाउंड है। इसके जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उससे कितना जल्दी या कितना लेट सेंट्रीफ्यूज हो रहा है उसके द्वारा जो है ये पता लगाया जाएगा कि भाई ये लाइट है या हैवी है, कि हैवी और लाइट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी मीन्स वो डीएनए जिसके अंदर दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो नाइट्रोजन 50 वाली होंगी तो वो डीएनए हैवी होगा। फिर उससे नई स्ट्रैंड जो ऐसी बनेंगी जिसमें एक नाइट्रोजन 15 है एक नाइट्रोजन 14 है, यानी जो हाइब्रिड बनेंगी उनकी डेंसिटी इनसे कम होगी। और ऐसी जो बनेंगी जिनमें दोनों ही नाइट्रोजन 14 हो, दोनों लाइट हो, तो उनकी डेंसिटी और कम होगी। तो सीजियम क्लोराइड के अगेंस्ट जो है उनके ग्रेडियंट के अगेंस्ट, सेडिमेंटेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब उसे सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उनकी डेंसिटी को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और डेंसिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सा हैवी डीएनए है, कौन सा जो है वो हाइब्रिड है और कौन सा लाइट डीएनए है। आई बात समझ में? और ये कैसे किया? यहां तो फर्स्ट स्टेप तो क्या था, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था। और नाइट्रोजन 15 के सोर्स के रूप में उन्होंने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो जिसके अंदर हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, किसकी बजाय लिया, नाइट्रोजन 14। क्यों लिया? ताकि इससे जो डीएनए बने, पेरेंटल डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, ठीक है, और डॉटर डीएनए के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से उनकी डेंसिटी के बेसिस पे उनको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सके कि कौन सा हैवी है, कौन सा हाइब्रिड है और कौन सा लाइट डीएनए है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप था उसमें तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग कल्चर मीडिया में ग्रो करा दिया। फिर सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, दे ट्रांसफर these E. coli bacteria with heavy DNA, ये बैक्टीरिया जिनके पास हैवी डीएनए था, जो हैवी आइसोटोप वाले कल्चर मीडिया में ग्रो कराए तो उनका डीएनए क्या था, हैवी। तो ये बैक्टीरिया जिनका हैवी डीएनए था हैव बीन ट्रांसफर्ड और द ट्रांसफर्ड टू द नॉर्मल कल्चर मीडिया, नॉर्मल कल्चर मीडिया। और नॉर्मल कल्चर मीडिया कौन सा था, मीडिया कंटेनिंग नाइट्रोजन 14 एलिमेंट, जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो कौन सा था, लाइट आइसोटोप था, जिसमें अमोनियम नाइट्रोजन 14 आइसोटोप था जिसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ग्रो कराया और इसके अंदर ग्रो करा के फिर क्या किया, थर्ड स्टेप में दे टुक और दे एक्सट्रैक्ट डीएनए एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने अलग अलग डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में एक निश्चित समय के बाद उनसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया इन बैक्टीरिया से, और उनको एक्सट्रैक्ट करके उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेजर की या उनकी डेंसिटी मेजर की। तो नेक्स्ट में क्या किया, दे extracted DNA samples from E. coli bacteria after various definite
इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, 3 सैंपल उन्होंने लिए। फर्स्ट, दे हैव पेरेंटल extracted DNA that was heavy DNA। मीन्स जो सैंपल लिया ये किससे लिया, जो इनिशियली हैवी कल्चर मीडिया जो था, हैवी नाइट्रोजन वाला जो कल्चर मीडिया था, उसके अंदर जो इकोलाई बैक्टीरिया थे उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके रख लिया। ठीक है, मीन्स हैव पेरेंटल एक्सट्रैक्टेड डीएनए किससे, फ्रॉम इकोलाई ग्रोन इन कल्चर मीडिया containing heavy isotope। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन 15 आइसोटोप प्रेजेंट था उससे। सेकंड, दे एक्सट्रैक्टेड डीएनए आफ्टर extracted DNA from generation 1 of E. coli bacteria, that is after 20 मिनट। कि 20 मिनट में जो है ये बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है और डिवाइड करके अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, दैट इज आफ्टर 20 मिनट आफ्टर देयर ट्रांसफर टू नॉर्मल कल्चर मीडिया। कि नॉर्मल कल्चर मीडिया में जब ई कोलाई बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के 20 मिनट बाद जब उसने डिवाइड करके अपनी फर्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन कर लिया, तब उस बैक्टीरिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक बेटा, फिर थर्ड, अगेन extracted DNA from generation 2 of E. coli bacteria, that is after 40 minutes after their transfer into नॉर्मल कल्चर मीडिया। नॉर्मल कल्चर मीडिया कि भाई नॉर्मल कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करने के 40 मिनट बाद उन्होंने क्या किया, डीएनए को, इकोलाई बैक्टीरिया को कलेक्ट किया, उनसे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर क्या किया बेटा, दे मेजर द डेंसिटी दे
measure the density of all three samples by centrifugation against cesium chloride gradient. सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के अगेंस्ट उनकी डेंसिटी को मेजर किया एंड दे फाउंड द डेंसिटी ऑफ जनरेशन 1 DNA intermediate to the density of parental and जनरेशन 2 DNA। जनरेशन 2 और पेरेंटल डीएनए के बीच में डेंसिटी किसकी मिली? जनरेशन 1 की। ठीक है। इट वाज पॉसिबल ओनली व्हेन द डीएनए ऑफ जनरेशन फर्स्ट हैव one heavy, that is parental strand, and other light newly formed strand। यह केवल कब पॉसिबल था? जब एफ जनरेशन 1 का जो डीएनए था उसके अंदर एक हैवी स्ट्रैंड हो और एक लाइट स्ट्रैंड हो। ठीक है। हाँ बेटा, अब देखो ई कोलाई बैक्टीरिया grown in culture media containing nitrogen 15। E. coli bacteria grown in culture media containing normal culture media। ठीक है। then transferred to the, हाँ बेटा, पहले इसमें ग्रो कराया, फिर ट्रांसफर कर दिया गया किसमें? कल्चर मीडिया में, जिसके अंदर क्या था? नॉर्मल आइसोटोप यानी लाइट आइसोटोप था। ठीक है। इससे फिर क्या किया गया? आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद एक्सट्रैक्टेड डीएनए, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया ऑफ जनरेशन 1 और एक्सट्रैक्टेड डीएनए कब? आफ्टर 40 मिनट, 40 मिनट के बाद डीएनए एक्सट्रैक्ट किया ऑफ जनरेशन 2, ई कोलाई बैक्टीरिया की जनरेशन 2 से। ठीक है। फिर उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेजर किया। सपोज करो जो पेरेंटल डीएनए था, उस पेरेंटल डीएनए था हैवी, पेरेंटल
और हैवी डीएनए। इसमें दोनों क्या हैं? हाँ बेटा, N15 N15। ठीक है, फिर क्या हुआ? जनरेशन 1 आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद जनरेशन 1। ठीक है, अब जनरेशन 1 में क्या हुआ बेटा कि एक तो हैवी रह गई और एक क्या आ गई? लाइट। ये कैसी थी? नाइट्रोजन 15 वाली। ये भी क्या है? नाइट्रोजन 15, यानी हैवी स्ट्रेंड है। और ये क्या बेटा? नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, यानी लाइट स्ट्रेन डीएनए की। ठीक है, फिर क्या हुआ? आफ्टर 20 मिनट्स, और ये तो इसके 20 मिनट बाद, यानी 40 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट, और 40 मिनट बाद देखा तो क्या मिला बेटा? ये डिवाइड करेंगी, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी, इसकी भी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, इसकी ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, इसकी ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, इसकी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई थी। इसने टेम्पलेट की तरह काम किया, उसके कंप्लीमेंट्री नहीं बन गई। इसने टेम्पलेट की तरह काम किया, उसके कंप्लीमेंट्री नहीं बन गई। लेकिन अब कल्चर मीडिया कौन सा था? लाइट। तो जो नई स्ट्रेन बनेगी उसमें कौन सा आएगा? नाइट्रोजन 14 वाला आएगा, ना कि नाइट्रोजन 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में जो ये नया डीएनए बन रहा है उसके लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो किससे आएंगे? इस कल्चर मीडिया से। और इस कल्चर मीडिया में नाइट्रोजन कौन सा है? लाइट नाइट्रोजन। इसमें कौन सा था? हैवी। तो हैवी था तो इसके अंदर जो डीएनए बना था वो कौन सा था? हैवी डीएनए। लेकिन इसके अंदर जो बना उसमें एक एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड रह गई, और जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी उन्होंने किसकी तरह काम किया? टेम्पलेट। उनके कंप्लीमेंट्री न्यू डॉटर स्ट्रैंड बन गई। F2 जनरेशन में फिर ये सेपरेट हो गई, ये टेम्पलेट की तरह काम करेगी, तो इसके कंप्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी किसकी तरह काम करेगी? टेम्पलेट, तो इसके भी कंप्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी, इसके भी कंप्लीमेंट्री, ये भी करेगी, इसके भी कंप्लीमेंट्री। लेकिन ये क्या है? नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, यानी लाइट चेन है, लाइट स्ट्रेन है, और ये हैवी स्ट्रेन है बेटा। ये क्या है? हैवी। अब जब इनकी कंसंट्रेशन मेजर की गई, यानी ग्रेडियंट मेजर किया गया, तो ग्रेडियंट में क्या देखा बेटा कि जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है, तो हैवी डीएनए था सारा, तो जो डीएनए सेडिमेंटेशन मिला वो बॉटम में मिला। हैवी डीएनए सेडिमेंट टुवर्ड बॉटम, वो बॉटम की तरफ सेडिमेंट होगा। जब इसको किया, हाँ बेटा, इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो क्या देखा? यहां फॉर्मेशन हुआ बॉटम में, बॉटम से थोड़ा अवे। जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया, दे फाउंड दैट देयर आर टू सेपरेट बैंड्स आर फॉर्म्ड, दो अलग अलग बैंड का फॉर्मेशन हो गया।
वन दैट इज फॉर्म्ड नियर द हाइब्रिड बैंड, जो हाइब्रिड बैंड के नजदीक फॉर्म हुआ, इसके नजदीक, ठीक है। वन विच इज फॉर्म्ड ओवर टॉप, जो टॉप एंड की तरफ फॉर्म हुआ, यहाँ पे डीएनए प्राप्त हुआ। तो डीएनए के दो बैंड प्राप्त हुए जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, कुछ डीएनए तो बॉटम की तरफ और कुछ डीएनए टॉप की तरफ, इसमें एक ही बैंड मिला और वो भी जो बॉटम है उसके और जो टॉप है उसके बीच में, यानी हाइब्रिड वाले में। यानी यहां पे जो डीएनए था, ये डीएनए वाज प्योरली ऑफ नाइट्रोजन 15, कि नाइट्रोजन 15 का था सिर्फ हैवी डीएनए, दैट वाज नाइट्रोजन 15 हैवी डीएनए, ये हैवी डीएनए था बेटा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? N15 N15, इसको क्या बोलेंगे? N15 N14 डीएनए को, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो 15 की और एक 14 की, ये हो जाएगा बेटा। अब जो है इसमें ये जो है इस हैवी से तो ऊपर की तरफ, क्योंकि डेंसिटी जो है कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो यहां पे बीच में मिला, यानी बीच की पोजीशन में मिला। और ये पॉसिबल कब था? क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए था वो कौन सा था? N15 N14 डीएनए। N15 N14 डीएनए, ठीक। इसमें क्या हुआ? ये लाइट था, यानी N14 N14, ये क्या था? N15 N14, यानी ये तो हाइब्रिड और ये क्या थे? लाइट। लाइट ने अलग बैंड बना दिया, हाइब्रिड ने अलग बैंड बना दिया, क्योंकि दोनों की डेंसिटी, लेकिन जो हाइब्रिड थे इनकी डेंसिटी कैसी मिलेगी? इसके इक्वल। तो जो डीएनए का जो सेडिमेंटेशन बैंड जहां पे बना था इस डीएनए का, वहीं पे किसका बना? इनका। और एक जो टॉप मोस्ट पे आया वो कौन सा आया? लाइट, जो नए बने थे ये, ठीक है। इसमें सारे क्या थे? हैवी। तो ये किसकी तरफ आ गए? बॉटम की साइड में आ गए। जो ये थे ये इंटरमीडिएट टू टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम के इंटरमीडिएट, यानी हाइब्रिड, हाइब्रिड में रहे। यानी लाइट और हैवी के इंटरमीडिएट आया, बीच में आया। अब जैसे हैवी जो था ये तो अंदर की तरफ, लाइट बार की तरफ, और इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में हाइब्रिड का, ठीक है। ये पॉसिबल रिजल्ट आए बेटा। तो यहां से उन्होंने कहा कि जो ये जनरेशन 1 में जो ये इंटरमीडिएट आया, ये केवल कब पॉसिबल है? जब दो नया डीएनए बना, उसमें एक स्ट्रैंड किसकी हो? हाँ बेटा, पेरेंटल डीएनए की, और एक स्ट्रैंड किसकी हो? डॉटर डीएनए की। इससे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन आफ्टर 40 मिनट्स, या फिर पूछ लिया जाए आफ्टर 20 मिनट्स कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए। लाइट डीएनए की परसेंटेज कैलकुलेट करो। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें तो सारा क्या था? 100% डीएनए क्या था? हैवी। इसमें क्या है? 4 स्ट्रैंड हैं, 4 में से 2 स्ट्रैंड क्या है? हैवी, और 2 क्या है? लाइट। यानी 2 लाइट हैं, कितने में से? 4, टोटल 4 में से, ठीक है। तो 2/4 इंटू 100, 25, यानी 50% डीएनए क्या आ गया? लाइट, और 50% डीएनए क्या आ गया? हैवी। अब यहां पे पूछ ले कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए। लाइट डीएनए की परसेंटेज कैलकुलेट करो आफ्टर हाँ बेटा 40 मिनट। 40 मिनट के बाद, हाँ बेटा 40 मिनट के बाद जो है 2 से कितने बन जाएंगे? 4 डीएनए बन जाएंगे। उस 4 में से 6 स्ट्रैंड तो किसकी हो जाएंगी? 4 डीएनए होंगे ना बेटा, 4 बनेंगे। अब 4 में से जो होंगे उन चारों में से 2-2 स्ट्रैंड होंगी, यानी 8। 8 में से 2 किसकी रहेंगी? हैवी, ठीक है। लाइट कितनी रह गई? 6। तो 6/8 इंटू 100, 4 25, 2 तिया 25 तिया
75, यानी 75% तो क्या रहेगा, लाइट डीएनए रहेगा। हैवी कितना रहेगा, 2/8 इंटू 100, क्योंकि हैवी की कितनी स्ट्रैंड है, दो, कितने में से, टोटल 8 में से, तो 2/8 इंटू 100 वो किसका आ जाएगा, हैवी डीएनए की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, जो हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कराया गया, तो इतने मिनट के बाद उसके अंदर परसेंटेज कैलकुलेट करो लाइट डीएनए की, परसेंटेज कैलकुलेट करो हैवी डीएनए की। तो इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया है तो सिंगल जीनोम ही होगा, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक लिंकेज ग्रुप है तो एक क्रोमोसोम से हम रिप्रेजेंट करते गए। ठीक है, तो ये प्रूव था मेसेल्सन एंड स्टेहेल का फॉर द सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट थे टेलर। टेलर साइंटिस्ट ने जो है उसने भी एक्सपेरिमेंट सेम कैरी किया गया था, सिमिलर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए, लेकिन टेलर ने एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग तरीके से किया। उसने एक्सपेरिमेंट किया फाबाविसिया यानी फाबा बीन जो है उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रूट में डीएनए को, और रूट में डीएनए को स्टडी करने के लिए उसने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ट्राइटियम H3। ठीक है, ये वैसे याद रखना बेटा इन्फो सप्लीमेंट्री इन्फो नॉलेज के लिए कि टेलर carried his experiment on root of Fabaceae या फिर फाबा बीन using tritiated थाइमेडीन। और जो ट्राइटिएटेड थाइमेडीन है ये क्या है बेटा, H3 थाइमेडीन। यानी इसमें थाइमिन में जो हाइड्रोजन यूज हुआ वो हाइड्रोजन कैसा था, उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो H3 है ये क्या है बेटा, ट्राइटियम। और ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसके अंदर भी जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा कि जो रेप्लिकेशन के बाद जो नया डीएनए बना उसमें से एक स्ट्रैंड तो क्या थी, रेडियो एक्टिव, और दूसरी क्या थी, नॉर्मल। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से और प्रूव हो गया दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। आई बात समझ में। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया, मेसेल्सन एंड स्टेहेल ने, किसका यूज करके, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप का यूज करके। फिर फाइनल प्रूफ एक्सपेरिमेंट किसने किया, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, विसिया फाबा यानी फैबाविसिया, तो फैबा बीन के ऊपर उसकी रूट में किसका यूज करके, ट्राइटिएटेड थाइमेडीन। और ट्राइटिएटेड थाइमेडीन का मतलब क्या है, थाइमिन के अंदर जो हाइड्रोजन यूज हुआ दैट वाज द रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रेडियो आइसोटोप था। ठीक है, और रेडियो एक्टिव है तो जो नई स्ट्रेन जो बनेंगी उनमें से एक क्या होगी, एक नया डीएनए बनेगा, उसमें से एक क्या मिली, रेडियो एक्टिव, और दूसरी क्या मिली, नॉर्मल। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव स्ट्रेन को आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने कैरी किए। अब जो है बात करते हैं कि भाई डीएनए जो रेप्लिकेशन है उस डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से मशीनरी और एंजाइम उसके लिए यूज होंगे। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में मेन चीज याद रखना, सर्टेन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ए सेट ऑफ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, सबस्ट्रेट की आवश्यकता होगी। कोई भी चीज बनानी है या कोई मॉलिक्यूल बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल यानी सबस्ट्रेट तो चाहिए।
अब जैसे प्रोटीन बनाना हो तो क्या चाहिए, अमीनो एसिड। डीएनए बनाना है तो क्या चाहिए, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड एज ए सबस्ट्रेट चाहिए, और सबस्ट्रेट होंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा मींस न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसकी भी आवश्यकता होगी, एनर्जी की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। और ऐसी जो प्रोसेस कैरी होंगी, उन प्रोसेस को कैरी करने के लिए किसकी भी आवश्यकता होगी, सर्टेन सेट ऑफ एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होगी। किस किस एंजाइम की आवश्यकता होगी बेटा, एंजाइम हमें चाहिएगा हेलिकेज एंजाइम, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने के लिए हेलिकेज एंजाइम, जो दो स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो क्रॉस लिंक हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनाइन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, उसे ब्रेक डाउन करके डीएनए को अनवाइंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो कौन करेगा, हेलिकेज, ठीक। चलो हेलिकेज भी हो गया। फिर कहीं ऐसा ना हो कि भाई हेलिकेज ने तो डीएनए के दो स्ट्रैंड को ऐसे अनवाइंड करना शुरू कर दिया, ठीक। अब पॉलीमराइजेशन के लिए कोई ऐसा एंजाइम भी चाहिए जो न्यूक्लियोटाइड, इसके ऊपर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, ए टी जी जी सी टी ए, सपोज करो ये है, तो एडेनाइन के अगेंस्ट जो न्यूक्लियोटाइड आएगा कौन सा आएगा, थाइमेडिन, थाइमेडिनिलिक एसिड। तो जो थाइमेडिन आएगा उसको इसके साथ अटैच करने के लिए अगला फिर एडिनिलिन, इसके साथ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको अटैच करने के लिए, तो ये न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे अटैच करने के लिए यानी पॉलीमराइज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, डीएनए का, तो इसे क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डीएनए, तो इसे बोल देंगे डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम। तो एक एंजाइम कौन सा चाहिए जो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाए और पॉलीमराइजेशन को कैरी करे। लेकिन अब दिक्कत एक और आती है बेटा, आपने पॉलीमर चैप्टर जो है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलीमराइजेशन को शुरू करने के लिए एक स्टेप होता है इनिशिएशन, फिर होता है इलोंगेशन और फिर होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए या तो कोई कैटायन या कोई एनायन या कोई फ्री रेडिकल, ठीक है, कोई इनिशिएशन होना चाहिए जहां पे फर्स्ट मोनोमर जो है अटैच हो। यानी जरूरी नहीं कि जो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये इस कैपेबल है कि भाई ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर दे, नहीं, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के कैपेबल नहीं है, तो इससे दूर होने के लिए एक और एंजाइम था, दैट इज कॉल्ड प्राइमेज एंजाइम। और जो ये प्राइमेज एंजाइम है, इस प्राइमेज एंजाइम का काम क्या हुआ कि इसने जो है एक स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड बना दी, ठीक है, एक स्मॉल क्या बना दी, आरएनए स्ट्रैंड बना दी, ठीक। और जो ये आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया स्मॉल इसके अगेंस्ट, इसे बोलते हैं प्राइमर। और इस प्राइमर को ऐड करने वाला जो एंजाइम था उसे क्या बोला गया, प्राइमेज।